Hello, good morning to all my medical aspirants. How's your study going? How's your family and how's you? क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो? आई होप सो कर रहे होगे. सो आगे बढ़ते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एड्स. आज एड्स के बारे में समझते हैं. एड्स क्या है, कैसे होता है, इसका लाइफ साइकिल कैसे होती है, कौन से वायरस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से न्यू वायरसेस जो होते हैं हमारे अदर सेल्स को इन्फेक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले एड्स, तो ये हमारा वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो बस ये आने ही वाला है 1 दिसंबर को. हाँ, तो एड्स जो होता है हमारा कैसे कॉज होता है? तो सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं जो वर्ड जो एड्स है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. इसका मतलब होता है कि क्या हो रहा है, कोई एक्वायर्ड ऐसी चीज़ है जो कि आपके इम्यून को क्या कर रही है, डिफिशिएंट बना रही है. दैट मीन्स कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक बना रही है. तो जो कि आपने लाइफ टाइम में क्या किया, एक्वायर किया है. और ये कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब ना ही बर्थ से प्रेजेंट है. ठीक है. और एड्स पहली बार रिपोर्ट कब की गई थी? 1981 में. और लास्ट 25 ईयर्स में भी इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिला. और ये हमारे नहीं भी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स इससे मर रहे हैं और साथ ही साथ सफ़र भी कर रहे हैं. तो एड्स हमारा कॉज किससे होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है. ठीक है. और ये किस मेंबर का होता है? तो ये वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस बोलते हैं, जिसमें एक इन्वेलप होती है जो कि उसके आरएनए जीनोम को क्या करती है, पैक करके रखती है. और ट्रांसमिशन जब HIV इन्फेक्शन का होता है तो वो जनरली किसके थ्रू होता है? या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर इंजेक्टेड निडल्स को शेयर करना, मतलब कि निडल्स की डबल शेयरिंग होती है उस केस में होता है. और साथ ही IV ड्रग्स की एब्यूज में, मतलब इंट्रावीनस जो ड्रग्स लेते हैं ना लोग, उसमें भी होता है. साथ ही साथ इन्फेक्टेड मदर से कहाँ जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू टू दी बेबी. तो इन्फेक्टेड मदर से भी बेबी को हो सकती है एड्स. ठीक है. एड्स में आपके और उसके बाद तो ऐसे बोल सकते हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको इन्फेक्शन जो हो बहुत बार हो सकती है. हुआ मल्टीपल मतलब पार्टनर्स दे कैन गेट इन्फेक्टेड वेरी इजीली. उसके बाद कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से भी ट्रांसमिशन होने की वजह से ये हो सकती है. और ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो ड्रग्स को IV के थ्रू लेते हैं. उसके अलावा जिनको रिपीटेड उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, और या फिर चिल्ड्रन जो होता है समटाइम्स वो बॉर्न होता है HIV इन्फेक्टेड से मदर के थ्रू. अच्छा, तो क्या ये पता है कि कब जो पीपल होते हैं उनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है? मतलब कोई ऐसा इंसान है, उसे क्यों ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी? या तो वो किसी बीमारी से जूझ रहा होगा, या फिर तुरंत कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड एडमिनिस्टर किया जाएगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है. मतलब कोई अगर मेडिकल सिचुएशन आती है, ऐसी मेडिकल इमरजेंसी, तो ही आपके क्या होंगे, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है. तो इसके कुछ कंडीशंस को हम लोग ने कंडीशंस देखे, जैसे कि किसी को हैमरेज हो जाए, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, RTA जिसको बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके ल्यूकेमिया के केस में, ब्लड कैंसर के केस में भी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होती है. तो इस तरीके से. और समटाइम्स जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर किसी मदर का हीमोग्लोबिन कम रहता है या फिर ब्लड की वॉल्यूम कम रहती है, तो उस टाइम पे भी ब्लड को एडमिनिस्टर किया जाता है. तो आपके तो इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ क्या है कि HIV और एड्स जो होता है ये कोई टच या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है. फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है इफ़ यू टच समवन, इफ़ यू हग समवन, इट वजंट स्प्रेड. ये किसिंग से भी नहीं फैलती है, और ये हमारे कोई ना कोई बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज होने की वजह से ही ये स्प्रेडेबल होती है. तो हेंस इसको बोल सकते हैं कि जो भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, जो HIV और एड्स इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं, वो एक आइसोलेटेड नहीं होते हैं हमारे फैमिली या सोसाइटी से. मतलब जब तक आपका उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो, ऐसा रिलेशन हो, या फिर फ्लूइड एक्सचेंज बेसिकली जब तक नहीं होती है, तो दे आर नॉट इंजूरियस टू यू. हाँ, जैसे कि लोग ये भी पूछते हैं, क्वेश्चन होता है कि मॉस्किटो से फैलती है या नहीं. मॉस्किटो भी तो ब्लड सक करती है, तो उसमें बस 40 सेकेंड्स के लिए ही हमारे जो रेट्रोवायरस है वो जिंदा रहते हैं मॉस्किटोज में. तो बहुत लेस चांसेस होता है, लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में मॉस्किटो से फैल सकती है, अदरवाइज मॉस्किटो से भी ट्रांसमिशन नहीं होती है. तो यहाँ पर रेप्लिकेशन दिखाया गया है कि रेट्रोवायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं. तो सबसे पहले एक रेट्रोवायरस होगी. रेट्रोवायरस में क्या होगा, वायरल RNA कोड प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर से एक कोटिंग होगी वायरल प्रोटीन कोड. वो क्या करेंगे, वायरस जो करेंगे इन्फेक्ट करेंगे हमारे नॉर्मल सेल्स को.
इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो जो वायरल डीएनए होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे, और देन एनिमल सेल में इंटर करने के बाद, मतलब कि वायरल जो इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल्स है वो क्या करेगा, एनिमल सेल में पहले इंटर कर जाएगा। एनिमल सेल में मतलब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगी। साइटोप्लाज्म में आने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे। उसके बाद तब वो क्या, होस्ट जीनोम में, मतलब जो हमारी बॉडी है हमारे जीन में वो घुसेंगे, मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर। देन वहां से न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगी हमारे, और सेल को क्या करेगी, पूरा इन्फेक्टेड बना, और न्यू वायरसेस वाले भी हमारे सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे। और यही जब न्यू वायरसेस रेप्लिकेट होना शुरू हो जा रहे हैं, मतलब रेप्लिकेट क्या, ट्रांसमिट होना शुरू हो जा रहे हैं, तो फिर आपके प्रोसेस ये शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी सेल को इन्फेक्ट कर देती है। पहले जब वायरस जो आता है ना वो आरएनए फॉर्म में रहता है, लेकिन बाद में वो वायरल डीएनए हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने लगती है। मतलब आरएनए फॉर्म में आया था, बट बाद में चल करके वो क्या बन जाती है, वायरल डीएनए। ठीक है, तो इससे ये हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो सरवाइव कर पाते हैं, और जो कि जो वायरसेस था वो रेप्लिकेट कर लेता है और इजीली रिलीज करते रहता है हमारे इन्फेक्टेड सेल्स को। तो इसी तरीके से इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो हमेशा एक टाइम लैग होती है हमारे इन्फेक्शन और अपीयरेंस एड्स के सिम्टम्स के, मतलब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहते हैं, मतलब कि इसको डिवाइड करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये पीरियड हमारा वेरी कर सकता है, मंथ्स टू मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 से 10 साल, कभी कभी 15 साल भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना होता है। फर्स्ट केस जो HIV का था वो डिटेक्ट हुआ था यूएसए में 1981 में, और फर्स्ट केस जब इंडिया में डिटेक्ट हुआ था तो वो चाइना में हुआ था 1986 में, और HIV नेम भी इसको दिया गया है बाद में 1986 में। अब देखते हैं आगे। तो जैसे ही ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में आएगा तो वायरस क्या करती है, वायरस एंटर करती है, और किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर, जहाँ पे आरएनए जीनोम जो होते हैं वायरस के वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, क्या बना लेते हैं, वायरल डीएनए। किसके हेल्प से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एक एंजाइम होती है, उसके मदद से जो आरएनए होता है वो क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। और जो वायरल डीएनए जो अब बन गया है वो किसके अंदर चला जाता है, तो हमारे होस्ट सेल के डीएनए के अंदर पहुंच जाता है, और वहां पर डायरेक्टली हमारे क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल डायरेक्ट करते हैं, हमारे इन्फेक्टेड सेल्स उसको बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वायरल के पार्टिकल्स को, मतलब वायरस के पार्टिकल्स को बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब सबसे पहले ये दिखाता है कि ये कैसा है, हमारा है, आर लाइक आवर ओन। तो मैक्रोफेजेस इसको नहीं पहचान पाता है, ये हमारे तरह अपनी बॉडी, मतलब हमारी तरह ये एक्वायर्ड कर लेता है खुद को, और देन हमारे बॉडी में ये डिवाइड करता है, ग्रो करता है, एंड देन हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है ये वायरस। ओके, तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वायरस को। इसी तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसकी तरह काम करता है, HIV फैक्ट्री। तो एड्स के डायग्नोसिस से पहले सबसे पहले एक HIV टेस्ट भी होती है जो इनिशियल डायग्नोसिस होती है। तो HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव भी होती है किसी, मतलब अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो HIV नेगेटिव आएगी टेस्ट में। तो साइमल्टेनियसली जो हमारे HIV होते हैं वो एंटर कर जाते हैं किसमें हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, मतलब TH में, और देन वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं और प्रोजेनीज बना जाते हैं हमारे वायरसेस के। ये जो प्रोजेनीज होते हैं ना वायरसेस के, वो क्या करते हैं, हमारे डायरेक्ट रिलीज होते हैं ब्लड में और अटैक करते हैं हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, एंड देन उसको डिस्ट्रॉय करने के, और ये रिपीटिवली ये होते रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो बॉडी में क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इस पीरियड में पर्सन को क्या होगा, थोड़ा सा फीवर होती है, डायरिया होती है, और काफ़ी वेट लॉस देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। वो ब्लड में डायरेक्टली खुद रिलीज होता है और वहाँ पे जा करके वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिक्रीज हो जाता है हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसमें और भी मतलब सफरिंग कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कुछ बैक्टीरियाज भी, स्पेशली हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, किसी को पेशेंट्स को ट्यूबरकुलस हो जाता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। आई हैव सीन दोज पेशेंट्स कि एड्स होने से पहले उन्हें ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एड्स का तो इन्फेक्शन था, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा था, बट उनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का भी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उनको ट्यूबरकुलोसिस के साथ, और उनको बहुत फीवर, मतलब हाई चिल्स ऑफ फीवर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और मतलब बहुत परेशानी में है, वेट लॉस बहुत सीवियरली, मतलब पूरा ब्लैकिश स्किन, मतलब पूरा डार्क पड़ जाना। तो इस तरीके से हुआ, एंड देन लास्टली जब डायग्नोसिस किया गया तो पता चला कि वो एड्स है।
उसके अलावा या तो किसी वायरसेस का या फिर फंजाई, इवन पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा का भी हो जाता है। तो पेशेंट जो होता है इसमें हमारा इम्यूनो डिफिशिएंट बन जाता है, मतलब ना तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, और मतलब खुद को ना तो वो प्रोटेक्ट कर सकती है ना ही कर सकता है। मैं सिर्फ कर सकता हूँ बोलती हूँ, सॉरी, कर सकती है और ना ही कर सकता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ने भी क्लियरली लिखा है ही और शी, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इसके लिए एक वाइडली हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इस टेस्ट को क्या होता है, तो इसमें ट्रीटमेंट में एड्स में क्या जाता है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है। ये पार्शियली ही इफेक्टिव होती है, ऐसा नहीं है कि ये आपको जड़ से इरेडिकेट कर देगी उस बीमारी को, बट हाँ आपके सिम्टम्स को कम कर देगी, आपकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी रिड्यूस होगी, बट हाँ आप कुछ लाइफ पीरियड के ना, तो टाइम पीरियड के लिए आप जिंदा रहोगे इस तरीके से। उसके अलावा आपके एक ओनली प्रोलॉन्ग हमारा जो लाइफ पेशेंट होगा वो, मतलब इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लास्टली वो मर ही जाते हैं। लाइक 10-12 साल वो जिंदा रह सकते हैं। अगर कोई इंसान 20 साल रह सकता था तो उसका लाइफ स्पैन हाफ हो जाता है, बट हाँ इसको मतलब कुछ और नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पार्शियली ही इफेक्टिव होती है। अब एड्स को प्रिवेंट कैसे करें हम, तो एड्स का कोई क्योर नहीं होता है, तो प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो HIV इन्फेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से, और ऐसा नहीं है कि ये हमारे लाइक कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि निमोनिया हो गया या फिर टाइफॉइड होगी, तो ये तो उस तरीके की बीमारी है ऑफ कोर्स। लेकिन इन्फेक्शन जो होता है हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स में होता है या फिर न्यू बॉर्न्स में होता है, जो मदर से हो जाता है, तो ये हमारा पुअर मॉनिटरिंग की वजह से, मतलब वहाँ पे चेकअप्स अच्छे से नहीं हुआ जिसकी वजह से हो जा रहा है। लेकिन कुछ इसका एक्सक्यूज भी हम लोग इग्नोरिंग कर लेते हैं, लेकिन इसको कह सकते हैं ना, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कभी भी इग्नोरेंस की वजह से नहीं मरना चाहिए। तो हमारे कंट्री में इसके लिए क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं NGOs। ये काफ़ी एजुकेट करती है पीपल को एड्स के बारे में। WHO ने भी क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए ताकि वो प्रिवेंट करे HIV के इन्फेक्शन को, बट लोग सुनते हैं कि हाँ आज भी इसके बहुत सारे केसेस हैं, बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा तो इसमें क्या करते हैं, ब्लड जो भी ब्लड बैंक रह जाता है उसको सबसे पहले उसकी टेस्ट की जाती है कि क्या वो HIV इन्फेक्टेड है या नहीं है। साथ ही साथ डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंजेस का मतलब डिस्पोज कर देना, अगर एक बार निडल्स यूज़ हो गया और सिरिंजेस अगर यूज़ हो गया है तो, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड गवर्नमेंट्स में भी। उसके साथ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्डम्स का, उसके साथ ड्रग एब्यूज़ का कंट्रोल करना, और सेफ सेक्स के लिए उसको समझाना, हाउ टू डू प्रैक्टिस दैट और रेगुलर हेल्थ चेकअप। HIV के लिए जो भी आपके अगर लगता है ऐसा कोई पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ये ग्रोन अप है तो वहाँ पे बिल्कुल। फिर इन्फेक्शन जो भी HIV या फिर जिसको एड्स होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी इसको छुपाना चाहिए, यू शुडंट हाइड दैट, क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो दूसरों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमारे 1 से 2 लोगों में, 2 से फिर 4 में, ऐसे इस तरीके से ये स्प्रेड होते हैं। और जो एड्स इन्फेक्टेड जो पीपल होते हैं एक्चुअली उन्हें हेल्प और सिंपैथी की ज़रूरत होती है, ना कि उनको सोसाइटी उनको क्या करे, शर्म नज़र से, मतलब कह सकते हैं नीच नज़र से ना देखें, नीचा ना दिखाए, वो ये नहीं चाहते। तो सोसाइटी क्या करती है, इसको रिकग्नाइज करती है कि ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे डेथ को ही डायरेक्ट लीड करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडेबल है इन हमारे स्पेशली वेस्टर्न में तो और भी ज़्यादा है, इवन इंडिया की तो बात छोड़ते हैं, इंडिया में तो है ही, अब काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही है। तो सबसे मेन चीज़ है इसका प्रिवेंशन, प्रिवेंटेड एंड दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स का ट्रीटमेंट यही है कि आप इसको प्रिवेंशन करो। ठीक है, तो आपके जो डायग्नोसिस में जो एलिसा टेस्ट होते हैं उसमें उसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है, और एक वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हमारे एलिसा पॉजिटिव के लिए। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जिडोवोविन, मतलब या फिर AZT जिसको एजिथ कहते हैं, और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके जिडोवोटिन होते हैं वो वाले। ये क्या करते हैं, RNA को DNA में बनने नहीं देते, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जहाँ तक इन्फेक्शन हुआ है ठीक है, लेकिन उसके बाद अब नहीं होगा, तो ये इस चीज़ की गारंटी देते हैं। सो टुडे कैंसर के बारे में देखें, वी कैन लुक एट दैट। चलो कैंसर शुरू करें। तो कैंसर सबसे पहले कौन से डे मनाया जाता है, तो ये भी दिसंबर के बाद जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी। तो 4 फरवरी को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर जो है हमारा सबसे ज़्यादा ड्रेडली डिजीज़ है हमारे ह्यूमन बींग्स में, और इसका मेजर कॉज जो है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब इज़ कैंसर। हमारे मोर देन मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, और लार्ज नंबर में लोग इससे मर भी रहे हैं एनुअली।
इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये हमारा जो डेवलपमेंट होता है कैंसर या फिर ऑन्कोजिन, हाँ कैंसर हमारे जिस सेल से होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजिन सेल बोलते हैं। तो हमारे ऑन्कोजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हमारे सेल्स की, और फिर उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और बहुत ही इंटेंस एरिया ये रिसर्च में हमारा बायोलॉजी और मेडिसिन का ये पार्ट है। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट आज भी अभी तक फुल्ली नहीं हुआ है, हर कैंसर का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो सेल ग्रो करती है और डिफरेंशिएट करती है काफ़ी कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में करती है। मतलब आपके जो बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहे हैं काफ़ी कंट्रोलेबल ही होते हैं और रेगुलेट करके, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह सेल खुद को डिवाइड कर लें। तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, यही रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब कि आपके सेल्स क्या कर पाते हैं, रेगुलेट कर ही नहीं पाते हैं व्हेन टू डिवाइड एंड वेयर टू डिवाइड। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, तो ये आप प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टैक्ट मतलब अदर सेल्स के साथ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं और रोकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। नॉर्मल सेल्स में ये चीज़ होती है, लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, यही वो प्रॉपर्टी को खो देते हैं। तो वो अनकंट्रोलेबल तरीके से वो खुद को क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसके रिजल्ट से हमें देखने को ये मिलता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और एक यंग मासेस को प्रोड्यूस करते हैं, यंग मासेस ऑफ सेल्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर। मतलब जो आउट ग्रोथ, मतलब जो सेल नहीं ग्रो होनी चाहिए, तो और वो ग्रो होकर के एक बड़ा सा सेल का क्या होती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर हो गया, समटाइम्स ये फिब्रॉइड भी होता है, बेनाइन के केस में उसको फिब्रॉइड भी बोला जाता है। ट्यूमर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होती है, तो ये नॉर्मली जो होती है हमारी, ये एक ही लोकेशन पे लोकेटेड होती है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में मूव नहीं करती है। जैसे कि कंसिडर कर लेते हैं, अगर किसी को बेनाइन ट्यूमर है स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में है या फिर रिप्रोडक्टिव एरिया में ही है या फिर हार्ट में है, लंग्स में, कहीं भी हो, तो ये आपके वहीं रहेंगे, या फिर बोन में है तो वो उसी पार्ट में लोकलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि उस पार्ट से, जैसे बोन से वो उठ करके आपके लंग्स में आ जाएगा, मतलब थ्रू ब्लड सेल्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि बोन मैम लंग्स में कैसे आ जाएगा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग कि थ्रू ब्लड वो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेनाइन, मतलब जो स्प्रेडेबल नहीं होती है, और जो आपके जो बॉडी को थोड़ा सा डैमेज करते हैं। अगर जैसे बहुत सारे अगर बेनाइन ट्यूमर फॉर्म होते हैं और एट द एज ऑफ 60 होते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए बस वो क्या कहते हैं, ड्रग्स देते हैं कुछ, लेकिन बाद में कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। बोलते हैं कि ठीक है, अब लाइफ स्पैन इनकी 60 to 65 है ही, 5 से 10 साल और वो ऐसे भी जी जाएंगे। जैसे कि मेरे फैमिली में मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर कह सकते हैं, हाँ, शी हैड दैट। फिर उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर मतलब क्या बोलूँ, ग्रैंडफादर थे, लेकिन हाँ मतलब अपने नहीं थे, दूसरे थे। तो मेरे फैमिली में ही चल रहा है। इवन वन ऑफ माई सिस्टर हैड, माई रिलेटिव, माई कजन सिस्टर, नॉट माई ओन कजन सिस्टर, शी ऑलरेडी हैड। तो क्या उनको जेनिक सेल्स हमारे जीन्स में, आई डोंट नो, इट इज है। तो ये आपके क्या कहते हैं, बॉडी के पार्ट्स में ये पहुँचते मतलब नहीं है, स्प्रेड नहीं होते हैं और थोड़ा डैमेज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर। Even my mother had been going through this stage. She was having a fibroid. That was a very critical phase of her life. Even ours too. That was. अब ठीक है, आगे देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होती है, तो इसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये दूसरे साइड क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, मतलब कि ये सेल्स क्या करते हैं, आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, जिसको हम लोग नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स बहुत जल्दी खुद को ग्रो करते हैं और वहाँ पे जाकर के इन्वेड कर जाते हैं, मतलब रहना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारे सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को डैमेज भी करते हैं। और ये सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवली खुद को डिवाइड करते हैं और ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सेल से काफ़ी कम्पीट करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, न्यूट्रिशनल डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। तो सेल्स जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, इस तरह के ट्यूमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये बॉडी में क्या करते हैं, लॉज हो जाते हैं और ये न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन शुरू करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, और ये हमारा सबसे ज़्यादा डेडली एक प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। कॉज क्या होता है कैंसर का, तो जो भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में। और ये हमारा कैसे इंड्यूस हो सकता है, या तो कोई फिजिकल से या फिर केमिकल से या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से। इस सारे एजेंट्स को क्या बोला जाता है, कार्सिनो
कार्सिनोजेन्स, मतलब कैंसर जिस एजेंट्स की वजह से होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन्स। जैसे कि कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गए जो कि डीएनए डैमेज कर रहे हैं, साथ ही आपके नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे टोबैको स्मोक में भी पाया जाता है, तो ये एक मेजर कॉज होता है हमारे लंग कैंसर का। और कैंसर जो होता है, कैंसर जो कॉजिंग वायरसेस जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस भी होते हैं, इसको हम लोग वायरल ऑन्कोजेंस भी बोलते हैं, मतलब कुछ हमारे कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं। साथ ही कुछ हमारे सेवरल जीन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सेलुलर ऑन्कोजीन्स को सी ऑन्को से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे नॉर्मल सेल्स में भी देखा जाता है। ये कुछ अंडर कुछ मतलब कुछ कंडीशंस हमारे बॉडी में चेंजेस होने की वजह से ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सेल्स की होने लगती है। सो टुडे वी विल सी ओनली टेल कॉजेज ऑफ कैंसर। इसको आगे भी करके लेके चलेंगे, कल डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी देखते हैं। उसके अंदर हमारा ड्रग्स अभी है, इसमें एटलीस्ट वी नीड 2 more क्लासेस देन वी विल कंप्लीट इट। तो चैप्टर तो वैसे इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर वाली फील तो आ ही जाती है इस चैप्टर में। जिसको नहीं आ रही है अच्छे से पढ़ो, आएगी, ठीक है। ओके, सो अच्छे से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज़्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, उलझ के रह जाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और सच में प्रॉब्लम आएंगी। पता है, जैसे कि जो लोग भी ड्रॉपर है स्पेशली उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपने एक बार तो थ्योरी पढ़ चुका है, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी थ्योरी भी आपको याद आएगी कि डैट यू हैव कंप्लीटेड और नॉट। तो आप एक बार रिवाइज करो, बट इसका मतलब नहीं है कि हमेशा सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रहना है। नोट्स हमेशा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक सिलेक्शन होने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे टू यू। ओके।